हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के तहत जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक के 16वें वीडियो को। इससे पहले कि हमने 15 वीडियोज़ आपको करा दिए हैं और आपको पता मैं आपको टोटल 26 वीडियो कराऊंगा। ठीक है, जीके जीएस के आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे 25 के 25 वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे 15 के 15 उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना दी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सब जाकर ज्वाइन करें। इसके अतिरिक्त आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, पर्सनल क्वेरी अगर कुछ हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो फ्री में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, उसका भी मैंने लिंक दिया है और वहाँ पर जाकर मैसेज करें, मैं आपको 1 to 1 रिप्लाई करता हूँ। और बाकी भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह के रिवीजन के लिए मैं आपको वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले 15 से 20 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस रिवीजन टाइप से भी करा रहा हूं, तो वो सब जाकर भी आप तब टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें और वहां से रिवीजन करते रहें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका या फिर सेल्स। तो बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका या सेल। और कोशिका और सेल, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकते हैं उन सबको देखेंगे, इससे संबंधित खोजें वगैरह को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे तो कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को लिया जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब आपके एग्जाम में चूँकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं सब चीज़ों को मैंने ज़्यादातर लिया है। जहाँ पे जो चीज़ें समझाने वाली हो सकती हैं उनको भी लिया है, आपको ये चीज़ें रट लेनी है। और ये सारे पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग रिवीजन भी करते रहें इन चीज़ों का। कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये देखा था विरचाऊ ने। ये नाम आप याद रखेंगे 1855 में। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये सन नहीं बनेगा, बल्कि ये पूछेगा कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो विरचाऊ ने देखा था। कोशिका का विभाजन 3 तरह का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ग्रुप डी में इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोशिका का विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। असूत्री विभाजन, ठीक है, जिसको एमिटॉइस कहते हैं। फिर समसूत्री विभाजन, जिसको मिटोइस कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं। और फिर अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मेयोसिस कहते हैं। ठीक है, तो असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब यहाँ पे इन तीनों का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो असूत्री विभाजन की अगर बात करें तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, जिसको कि बैक्टीरिया कहते हैं, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। तो इसमें अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें असूत्री विभाजन होता है। तो ये चीज़ें आप रख लें कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। इन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। यह प्रक्रिया कायिक कोशिका या फिर जिसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं उसमें होती है, ये आप याद रखेंगे। तो ओवरऑल समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? जो जंतुओं में होती है। ठीक है, जंतुओं का मतलब है जानवरों से नहीं है, जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई जंतु है, उनमें पाया जाता समसूत्री विभाजन। इसको सर्वप्रथम देखा था वाल्थेर फ्लेमिंग ने। 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा था अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे लगता है इस पीडीएफ में छूट गया है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ तैयार है। तो ये हम देख रहे हैं कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन, वहाँ पे नहीं लिखा था। कोशिका विभाजन का एक प्रकार है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती हैं। इन 4 कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की तुलना में आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन के जरिए अंडाणु और शुक्राणु जैसी लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं और यह प्रक्रिया माता पिता से संतानों तक जीनोटिक जानकारी के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका का एक रूप है। पौधों और जानवरों, नर और मादा में अर्धसूत्री विभाजन के सिद्धांत एक जैसे काम करते हैं। तो इसमें ये सारी बातें तो लिखी हुई हैं। अब आपको क्या याद रखना, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो भी अंडाणु और शुक्राणु जैसी लैंगिक कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन होती हैं कोशिका का, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और माता पिता से जो भी जीनोम वाली चीज़ें, जीन्स वाली चीज़ें अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं वो भी कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम होती हैं, क्योंकि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 से 4 बनती है और फिर वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोशिका ये जो अर्धसूत्री विभाजन है वो यूकैरियोटिक कोशिका का भाग है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसी अपनी इसमें कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ आगे चल के। तो ये हमारी 3 प्रकार की कोशिकाएं हो गई, तो 3 प्रकार के कोशिका विभाजन हो गया। नाउ बैक टू आवर पीडीएफ। अब हम देखते हैं अगला कोशिका से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं।
अब जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कोशिका से संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम में, चाहे ग्रुप सी डी कुछ भी हो, क्वेश्चन अगर बनेगा, वैसे तो मैं आपको थ्योरी वाली चीज़ें भी मैंने आपको ऊपर कराई और मैं आपको कराऊंगा अभी आगे भी चल के, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन वाली फॉर्म में दी गई कुछ चीज़ें, इनको आप ऐसे एज इट इज़ रट लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लें, हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से बार बार पढ़ते रहें। जो क्वेश्चन बनेगा वो कोशिका से यहीं से बनेगा। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कोशिका झिल्ली को। इसी तरह प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का डायरेक्टर किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, इनको आप लोग अच्छे से रट लेंगे। अगला है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि कोशिका की आत्मघाती शैली क्या होती है, तो लाइसोसोम होती है। एक होता है राइजोसोम, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। कोशिका की आत्मघाती जो थैली है वो लाइसोसोम होती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने करी थी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि द्विगुणित संरचना जो डीएनए की थी वो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डीएनए की द्विगुणित संरचना पूछे तो वाटसन और क्रिक, और डीएनए की खोज तो फ्रेडरिक मिसर। जीव द्रव्य का नाम क्या किसने दिया था, तो वो पुरकिंजे ने दिया था, आप याद रखेंगे। जो जीव द्रव्य है ये नाम दिया था पुरकिंजे ने। अगला एक क्वेश्चन और बनता है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका जो है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था स्वान और स्लाइडेन ने। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको क्वेश्चन वाली करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार देखें, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक होता है हमारा तारक काय। तारक काय की खोज किसने की थी, तो बोवेरी ने करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन और नामबेड़ा ने करी थी। और लाइसोसोम, जिसको कि अभी हमने क्या देखा, क्या कहा जाता है, आत्मघाती शैली, उसकी खोज दुबे ने करी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में है, इनको भी आप लोग याद कर लेंगे। 1855 में, सन आप नहीं याद रखेंगे, ये नहीं पूछा जाता, बाकी सिर्फ आप देखें। और रुडोल्फ विर्चो ने विचार रखा कि कोशिकाएं सदा कोशिका के विभाजन से ही पैदा होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किसका विचार था कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से पैदा होती हैं, तो विचार था रुडोल्फ विर्चो का। फिर है वही वाला फैक्ट कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स यानी कि द्विगुणित संरचना की खोज की। लिन मार्गुलिस ने कोशिका क्रम विकास में सिबियोसिस पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। ये नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो जरूरी है वो मैं इसीलिए बार बार उनको करा रहा हूँ, बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ। वॉल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं गुणसूत्र, उसका नामकरण किसने किया, वॉल्डेयर ने। इमे स्विम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया। तो जो भी क्लोरोप्लास्ट स्किम्पर होता है, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित होता है, ठीक है, उसका नामकरण किया इमे स्विम्पर ने, ये इंपॉर्टेंट है। बीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मन प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया, ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। फिर अगला है, जीई पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। तो हमने ऊपर लाइसोसोम देखा था, डी दुबे, और राइबोसोम की बात करें तो इसकी खोज की किसने की, जीई पैलेड ने। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। ये बार बार पूछा जाता है कि जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो ल्यूनहॉक ने। और इन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा था। तो सबसे पहले इन्होंने देखा किस में था, तो दांत में देखा था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया था। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम यहाँ पे मैंने जो खुद के नोट्स बना रखे हैं उससे कुछ चीज़ें आपको कराऊंगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो पुरकिंजे ने की थी। जीवन का भौतिक आधार है, क्या है, जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य क्या है अगर पूछ ले, तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य ही होता है। और जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10%, उसके बाद हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। तो 4 चीज़ें पाई जाती हैं जीव द्रव्य में, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और कौन सी किस मात्रा में पाई जाती है उनका क्रम भी यही है। फिर है, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, अभी हमने ऊपर देखा था ल्यूनहॉक ने। कोशिका शब्द दिया रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम होती है, और ये एक तरह का जीवाणु होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका हमने अभी ऊपर देख लिया था, शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे बड़ा स्तनी इस धरती पर जो जीव है वो नीली व्हेल है। और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी क्या है, तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है वो नीली व्हेल है, ब्लू होल जिसको बोलते हैं। लेकिन स्थल पर रहने वाला जो जीव है वो अफ्रीकन हाथी है। सिर्फ हाथी रहे वो आंसर नहीं होगा, अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा जीव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
इसी तरह अगला आता है कि सबसे छोटी अस्थि क्या है, तो वो स्टपीज है जो कि कान में पाई जाती है। अस्थि का मतलब हड्डी, बोन्स। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अभी हमने ऊपर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को दिखाया था। ठीक है, अब मैं आपको उसमें अंतर बताते चल रहा हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। इसको आप सिर्फ 2-3 बार पढ़ लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या मैं अपने उस पर दे ही दूंगा PDF, तो वहाँ से बार बार देख लें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। और जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें गाल्जिकाय नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, इसमें गाल्जिकाय होता है। केंद्रिका, लिंग, प्रजनन, लाइसोसोम, सेंट्रियोन नहीं होता है, और इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल आपको कैसे याद रखना अब मैं बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो प्रो से प्रोकैरियोटिक और प्रो से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप याद रखेंगे, दो चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि इन दो चीज़ों से ये बनी होती हैं। और यूकैरियोटिक में कहाँ से बनी होती है? सेल्यूलोज से, इतना याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अब अगर देखें कुछ चीज़ें, तो जैसे प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी इन द सेंस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गाल्जिकाय नहीं होता, केंद्रिका, लिंग, प्रजनन, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये कुछ भी नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होता है? सब कुछ होता है। तो मैंने कितनी आसानी से आपको ये चीज़ें याद करा दी कि यूकैरियोटिक में सब कुछ होता है और प्रोकैरियोटिक में ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। और एक पॉइंट क्या है? सेल्यूलोज से बनी होती है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बस इतना आपको याद रखना है। कितना आसान था, आपको लग रहा होगा। अगला है, कुछ अन्य पॉइंट लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। हालांकि मोस्टली चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी ऊपर करा चुका हूँ। कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री हमने ऊपर देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति का केंद्र, पावर हाउस। गाल्जिकाय यातायात प्रबंधक, ये नहीं देखा था, आप याद रखेंगे। गाल्जिकाय जो है उसको यातायात प्रबंधक के रूप में कहते हैं। लाइसोसोम आत्मघाती शैली देख चुके हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ये भी देख चुके हैं। DNA के द्विगुणित संरचना की खोज वाटसन और क्रिक बार बार देखें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये नहीं देखा है, याद कर लेंगे, सी बेंडा ने करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम देख लेंगे, DNA और RNA में अंतर, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, और हमारा कंप्लीट कोशिका का टॉपिक हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। तो DNA और RNA में अंतर देखते हैं। DNA डीऑक्सीराइबोज शर्करा और RNA राइबोज शर्करा। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। इसमें बेस या क्षार एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। इसमें थायमिन की जगह यूरोसिल होता है। तो ये आपको पढ़ा होगा ADGC। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये DNA में पाया जाता है। और RNA में सिर्फ थायमिन नहीं पाया जाता, बाकी 3 चीज़ें सेम होती हैं, और थायमिन की जगह यूरोसिल होता है। DNA केंद्रक में पाया जाता है, RNA केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में मिलता है। ठीक है, तो ये DNA RNA में इतना अंतर आप याद रखेंगे, ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बाकी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता ही। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें तारकाय नहीं होता, इसमें तारकाय होता है। इसकी रिक्तिका बड़ी होती है, इसकी रिक्तिका छोटी होती है। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हो गया। और ये मैंने आपको कंप्लीट कोशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको आपको करा दिया है। आपके एग्जाम में जो भी अब क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का। और बाकी आप इसका बार बार रिविज़न करें। ठीक है, और रिवीजन के लिए ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लें, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लें जाकर। और बाकी जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।